नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 मिनट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले जिक्र उन खबरों का जो शो के दरमियान आज हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसके बारे में हम आज आपसे बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले बात एंटीलिया केस की करेंगे। वाजे और काजी तो अंदर जा चुका है, लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों के अंदर जाने के बाद अब किसका नंबर आने वाला है। बात होगी बंगाल की, जहां बंगाल में चुनावी हिंसा पर महाभारत जारी है। कूच बिहार मामले पर टीएमसी और बीजेपी अब आमने सामने आ चुके हैं। इसके अलावा बात करेंगे ऑपरेशन ऑल आउट की। घाटी में जवानों ने 3 दिन में 12 आतंकियों का सफाया कर दिया, यानी कि उनका हिसाब बराबर कर दिया है। इसके बाद बात होगी कोरोना के दूसरी लहर की, दूसरे फेज की। कोरोना से जुड़ी हर वो खबर आपको दिखाएंगे जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले बात वाजे और उसके वजीर रियाज काजी की। वाजे तो पहले से तलोजा जेल की हवा खा रहा है, लेकिन अब उसका वजीर रियाज काजी भी एनआईए के शिकंजे में आ चुका है। सूत्रों की माने तो वाजे के लिए हर तरह की सेटिंग और जुगाड़ रियाज काजी ही करता था। फर्जी नंबर प्लेट से लेकर सीसीटीवी डीवीआर को ही गायब क्यों ना करना हो, रियाज ही वाजे का असल मोहरा था। यानी रियाज मुंह खोलेगा तो वो वाजे के राज ही उगलेगा। माया नगरी में माया के वसूली बाजों पर एनआईए के बाद अब सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। एंटीलिया साजिश के बाद लेटर पंप के धमाके से उठे धुएं की धुंध छटने के बाद वसूली कांड के किरदारों के चेहरे से पर्दा हट रहा है। और अब इस जांच की आंच वाजे से आगे बढ़कर उसके सबसे बड़े वफादार रियाज काजी तक जा पहुंची है। वसूली कांड में फंसा वाजे का राजदार। रियाज काजी अंदर, अब किसका नंबर? बहुत सारे नाम अभी आएंगे और बहुत सारे लोग अरेस्ट हो जाएंगे। बहुत सारे मंत्रियों को भी अभी रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इससे संबंध जुड़ा हुआ है। काजी उगले का राज आकाओं तक पहुंचे की आग। अभी आगे आगे क्या निकलता है सारी जांच के बाद वो देखते जाइए। इसमें सरकार के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा भी शक होता है। देशमुख के पीए खोलेंगे वसूली कांड का राज। एंटीलिया केस और मनसुख हत्याकांड का मास्टरमाइंड सचिन वाजे तलोजा जेल की सलाखों को आंसू बहा बहा कर गिन रहा है। वाजे को जेल की सलाखों में धकेलने के बाद एनआईए ने वाजे के सबसे बड़े राजदार रियाज काजी को भी गिरफ्तार कर लिया। वाजे की गिरफ्तारी के बाद से ही रियाज काजी एनआईए के रडार पर था। कई दौर की लंबी पूछताछ के बाद आज काजी के कंधे पर एनआईए ने हाथ रख ही दिया। अब काजी 16 अप्रैल तक एनआईए के अधिकारियों के सामने वाजे की साजिश का हर राज उगलने वाला है। एनआईए टीम ने साफ तौर पर यह कहा है कि रियाज काजी, जिसको बीती रात में अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के चार्जेस है। साथ ही एंटीलिया केस हो या फिर मनसुख हिरेन केस हो, इस पर दोनों में कॉन्स्पिरेसी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो रियाज काजी का बिल्कुल रहा है। ये वही रियाज काजी है जिसने वाजे के साथ मिलकर एंटीलिया और मनसुख हत्याकांड के सारे सबूत नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने वाले वाजे और काजी कानून के शिकंजे से नहीं बच सके। वैसे भी काजी के कारनामों का खुलासा रिपब्लिक भारत पहले भी कर चुका है। रिपब्लिक ने सीसीटीवी फुटेज में दिखाया था कैसे रियाज काजी ने नंबर प्लेट की दुकान से सबूत मिटाए, कैसे काजी ने दुकान से कंप्यूटर और डीवीआर हासिल किए थे। वाजे और काजी ने मिलकर सबूतों को कैसे नष्ट करने की कोशिश की। उसकी निशानदेही पर मीठी नदी से कई सबूत बरामद किए गए। इतना ही नहीं, रियाज काजी 27 फरवरी को वाजे की सोसाइटी साकेत कॉम्प्लेक्स पहुंचा था और सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी को लेटर लिखकर एंटीलिया जांच का हवाला देकर सीसीटीवी के डीवीआर को गायब कर दिया। इससे साफ है कि रियाज काजी वसूली कांड का हर राज जानता है और अब काजी एनआईए की पूछताछ में अपने आकाओं के नाम उगलने वाला है। देखिए, गलत ढंग से पैसा कमाने के लिए इन लोगों ने
इस प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व थे और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे, किसी से भी समझौता कर सकते थे, आतंकियों से और दूसरे लोगों से। उसी का ये हिस्सा है और अभी आगे आगे क्या निकलता है सारी जांच के बाद वो देखते जाइए। इसमें सरकार के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा भी शक होता है। जहां एक तरफ एनआईए वाजे और काजी पर शिकंजा कस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने भी वसूली के आकाओं को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। आज सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 2 पीए से घंटों पूछताछ की। देशमुख के पीए कुंदन और पलांडे से वसूली कांड के सवाल पूछे गए। कुंदन और पलांडे का जिक्र पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपने लेटर पम्प में भी किया था, जिसमें परमबीर ने देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। रियाज काजी जो मतलब सचिन वाजे जी का तो सहयोगी था, तो वो सब कलेक्शन का काम करता था, तो एनआईए ने उसको भी अरेस्ट कर दिया है और बहुत सारे नाम अभी आएंगे और बहुत सारे लोग अरेस्ट हो जाएंगे। परमबीर के लेटर पंप के धमाके से देशमुख की कुर्सी तो चल गई, लेकिन इसके बाद एनआईए और सीबीआई जांच के बीच महाराष्ट्र सरकार भी परमबीर पर शिकंजा कस रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने नए डीजीपी संजय पांडे को परमबीर के खिलाफ विभागीय जांच करने को कहा है। इससे साफ है कि महाराष्ट्र की लड़ाई जांच वर्सेस जांच पर पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रियाज काजी वसूली कांड के काले कारनामों का राज खोलेगा? सवाल यह भी कि वसूली कांड में वाजे के साथ और कितने लोग शामिल हैं और क्या इसकी जानकारी रियाज काजी को है? और सवाल यह भी कि वाजे के साथ उगाही के इस धंधे में कौन कौन लोग शामिल हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव का मतलब होता है हिंसा और हंगामा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। बंगाल का राजनीतिक इतिहास पलटेंगे तो आपके सामने सच्चाई शीशे की तरह साफ हो जाएगी। कल कूच बिहार में हुई हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई, तो इस मामले में राजनीति होना भी लाजमी ही थी। बंगाल की चुनावी जंग में दोनों दल टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और मामले में सियासी नफा नुकसान को तौला जा रहा है। पश्चिम बंगाल का रण पाकुरों की दुदुम्बी से गूंज रहा है। चार चरण के चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन बाकी 4 चरणों के लिए चुनावी चकल्लस जारी है। कल कूच बिहार के शीतल कुशली में हुई राजनीतिक हिंसा ने बंगाल की राजनीति में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। वोटिंग के दौरान चले लाठी डंडे, बम बारूद से हमला हुआ, गोलियां दागी गई, 4 लोगों की जान चली गई। आरोप है कि भीड़ जवानों से हथियार छीनने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से सीआईएसएफ को हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। कूच बिहार में युवकों की मौत पर बीजेपी ने ममता की सरकार पर सवाल खड़े किए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे पहले दीदी ने सुरक्षा बलों पर हमले की बात कही थी। कुछ युवाओं ने दीदी के बहकावे में आकर बूथ पर हमला कर दिया। सीआईएफएस के हथियार छीनने का प्रयास किया। सीआईएफएस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी और 4 युवाओं की जान चली गई। बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों दलों में वार पलटवार का दौर भी चल रहा है। जय को जय श्री राम तो वहीं दूसरी ओर चंडीपाठ का सहारा लिया जा रहा है। दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमोस्तुते। लेकिन आज बशीरहाट में रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा कि 2 मई को दीदी का दिया बुझ जाएगा। मित्रों, दीदी की विदाई तो निश्चित है, मगर मैं आप सबको एक अपील करने आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी विनती है आपको। दीदी बहुत बड़ी नेत्री है, 10 साल तक बंगाल पर राज किया है। देश भर में दीदी को सब जानते हैं। अब उनकी जो विदाई है वो छोटी मोटी अच्छी लगेगी क्या? तो भाई दीदी की विदाई जब करते हो तो धूमधाम के साथ 200 सीटों से विदाई करने का एक बार तय करो। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने ममता दीदी की राजनीति पर चटकारे लेकर चोट खेले।
उन्होंने कहा कि वो जनता के कहने पर इस्तीफा दे देंगे, लेकिन दीदी की विदाई तो 2 मई को ही तय है। दीदी जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप तैयार रखो 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। वहीं 4 चरणों के मतदान के बाद बंगाल में बीजेपी ने अपनी रणनीति का गियर बदल दिया है, जहां पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ज्यादा से ज्यादा रैली और रोड शो करेंगे। वहीं पार्टी के बाकी नेताओं को जनसंपर्क पर ज्यादा जोर देने को कहा गया है। नाडिया से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें मैं अपने दर्शकों के सामने रख रही हूँ। ये तस्वीरें देखिए, ये खूबसूरत तस्वीरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की है, जहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। जोश और कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो इस समय बहुत हाई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 17 अप्रैल को 5वें चरण के लिए 6 जिलों की 45 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। वहीं टीएमसी भी हैट्रिक लगाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। लेकिन सवाल है कि इस बार बंगाल में बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर दीदी हैट्रिक मार जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह कि इस बार कोरोना और ज्यादा मजबूती के साथ लौटा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 महत्वपूर्ण मंत्र दिए कोरोना को हराने के लिए। तो वैक्सीनेशन तो जरूरी है, लेकिन हम 135 करोड़ भारतीयों का साथ आना भी बेहद जरूरी है, तभी इस कोरोना को हराया जा सकता है। और हम जानते हैं कि हम कोरोना से लड़ सकते हैं और हरा भी सकते हैं। पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं। देश भर में टीका उत्सव का आगाज। पीएम मोदी की देशवासियों से अपील। मोदी मंत्र से भागेगा कोरोना। दूसरी लहर बनाम टीका उत्सव। मास्क लगाइए, कोविड संक्रमण से बचिए, दूरी बना के बैठिए, प्रॉपर तरीके से अपना बचाव कीजिए। कोरोना महामारी को मात देने के लिए देश भर में आज से टीका उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि अगर कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगवानी जरूरी है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। कोरोना के बढ़ते आंकड़े देश को डरा रहे हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवाएं। इसके लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की और 4 बातें याद रखने की नसीहत भी दी। ईच वन वैक्सीन वन, यानी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, जो स्वयं जाकर टीका नहीं लगवा सकते, उनकी मदद करें। ईच वन ट्रीट वन, यानी जिन लोगों के पास उतने साधन नहीं हैं, जिन्हें जानकारी भी कम है, उनकी कोरोना के इलाज में सहायता करें। ईच वन सेफ वन, यानी मैं स्वयं भी मास्क पहनूं और इसी तरह स्वयं को भी सुरक्षित रखूं और दूसरों को भी सुरक्षित करूं, इस पर बल देना है। और चौथी अहम बात, किसी को कोरोना होने की स्थिति में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का नेतृत्व समाज के लोग करें। जहां पर एक भी कोरोना पॉजिटिव केस आया है, वहां परिवार के लोग, समाज के लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं। ये टीका उत्सव 14 अप्रैल यानी बाबा साहब अंबेडकर जयंती तक चलेगा। हाल ही में पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी ली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि टीका उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में आगे आकर टीका लगवाएं। प्रदेश के अंदर आज 6000 केंद्रों में टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये टीकाकरण कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने और हर नागरिक को सुरक्षित करने के अभियान का हिस्सा है। टीका उत्सव तो शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना से बढ़ते मौत के आंकड़ों ने देश में दहशत बढ़ा दी है। बेकाबू कोरोना हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। कोरोना से पिछले 24 घंटों में 1.5 लाख से ज्यादा मरीजों की तादाद और हर घंटे मौत के आंकड़ों ने डरा दिया है। पिछले एक हफ्ते में कोरोना की रफ्तार हर दिन बढ़ रही है।
4 अप्रैल को कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 478 लोगों की जान चली गई। 5 अप्रैल को 96,982 केस सामने आए, 446 लोगों की मौत हुई। इसी तरह 6 अप्रैल को 1,15,736 नए केस सामने आए और 630 लोगों की मौत हुई। 7 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 1,26,779 पर पहुंच गया, 685 लोगों की जान चली गई। 8 अप्रैल को आंकड़ा और ऊपर जा पहुंचा, 1,31,968 नए केस सामने आए, 780 लोगों की मौत हुई। 9 अप्रैल को 1,45,384 नए केस सामने आए और 794 लोगों की मौत हुई। वहीं 10 अप्रैल को रिकॉर्ड 1,52,889 केस सामने आए और 839 लोगों की मौत हुई। पूरे देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11 लाख के पार जा चुकी है और अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि दूसरी तरफ भारत ने वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी बनाया है। 86 दिन में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है, लेकिन सिर्फ टीके से कोरोना को नहीं हराया जा सकता। कोरोना को हमने तब भी हराया था जब टीका मौजूद नहीं था, इसलिए टीके के साथ साथ 2 गज की दूरी और मास्क है बहुत जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब 5 जवानों की घाटी में आतंकियों का सुपड़ा साफ करना लगातार जारी है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पिछले 3 दिन में 12 आतंकियों को मार गिराया गया। देखिए खास रिपोर्ट। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट। दहशतगर्दों पर सुरक्षा बलों का चाबुक। आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार। 3 दिन में 12 आतंकी हुए ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। आतंकियों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए भारत मां के शूरवीर मुस्तैदी से तैनात है। आतंकियों की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन बार बार मुंह की खाने वाले आतंकिस्तान ने फिर सिर उठाने की गुस्ताखी की है। शोपिया के हादीपोरा में 14 घंटे चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये तीनों आतंकी स्थानीय बताए जा रहे हैं। इन तीनों आतंकियों को पुलिस ने बार बार सरेंडर करने को कहा और आतंकियों के परिवार वालों ने भी उनसे आत्मसमर्पण की अपील की, लेकिन आतंक के जाल में फंस चुके इन तीनों आतंकियों ने किसी की बात नहीं मानी। हैरानी की बात यह है कि इन 3 आतंकियों में से एक नाबालिग था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से AK-47 और पिस्टल बरामद की है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया। 14 घंटे की मुठभेड़ के बाद शोपियन का एंटी टेरर ऑपरेशन खत्म हुआ, जिसमें 3 लोकल बॉयज को मार गिराया गया है। SOG शोपियन और साथ ही साथ इंडियन आर्मी का ऑपरेशन रहा। रात भर अपील चलती रही कि सरेंडर करो। फैमिली मेंबर्स को भी लाया गया, मोहल्ला कमेटी को भी लाया गया, ताकि जो अंदर टेररिस्ट है, क्योंकि लोकल बॉयज थे इसलिए अपील ज्यादा से ज्यादा इंडियन आर्मी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सरेंडर नहीं किया और 3 बॉडीज मॉर्निंग में रिकवर हुई आर्म्स और एमिनेशन के साथ इस शोपियन एनकाउंटर में। वहीं अनंतनाग के पिचपेरा में भी आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने कहर ढाया। 2 आतंकी सुरक्षा बलों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी चालाकी धरी की धरी रह गई। सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पिछले कुछ सालों में घाटी में आतंक की कमर टूटी है। इससे पहले हाल में जब आतंकियों ने बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला किया था, तभी सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के अंदर उन आतंकियों को मार गिराया था। अब घाटी में आतंकियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है और सुरक्षा बलों ने ठान लिया है कि घाटी में आतंक को पालने वाला कोई भी शख्स बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।